हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले पार्ट जो भी हम लोगों ने कैपिटल गेन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो कैपिटल गेन। मैंने आपको अलग अलग तरीका बताया था। मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक अलग तरीका बताया था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक अलग तरीका बताया था। किसी को याद है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था? याद करो, क्या डिफरेंस था? मैं बताता हूँ। डिफरेंस था इंडेक्सेशन का। मैंने आपको बताया था कि जब आप सेल कंसिडरेशन से माइनस करते हो एक्सपेंसेस ऑन सेल तो आपको मिलता है नेट सेल कंसिडरेशन, और आप माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, माइनस करते हो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो आंसर होता है वो होता है गेन। उस गेन में से अगर आपको कोई एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना है, जो कि सेक्शन 54B और 54D में था शॉर्ट टर्म के केस में, आप वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट लोगे। रिजल्ट में जो आपको मिलेगा वो होगा बैलेंसिंग फिगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स पे करोगे। दूसरी तरफ जब मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि सेम वही तरीका होगा। सेल कंसिडरेशन में से आप लेस करोगे एक्सपेंसेस ऑन सेल, उसमें फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा नेट सेल कंसिडरेशन। फिर आप क्या करोगे? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये इंडेक्स का क्या मतलब होगा? इंडेक्स का मतलब था कि आप कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की जो फिगर्स थी, यानी कि इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट होता है ईयरली बेसिस पे, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू हर साल गवर्नमेंट हमको देती है, उसको हम यूज़ करेंगे और हम अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को इन्फ्लेशन का इफेक्ट देंगे। ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम कैसे देंगे? हमको क्या करना होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल से और डिवाइड कर देंगे CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज से। यही अगर इम्प्रूवमेंट की बात होगी तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऐसा करने से मुझे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। अब जो मेरे पास गेन आएगा, उस गेन से फिर हम बाकी जो भी एग्जेम्पशंस थे, जो भी छूट गए एग्जेम्पशंस थे, 54B और D तो स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म के लिए है, बाकी और जो भी एग्जेम्पशंस थे वो अगर बेनिफिट हमको अवेल करना है तो हम अवेल करेंगे। फाइनली जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्टिंग फिगर के ऊपर हम कैपिटल गेन टैक्स पे कर देंगे लॉन्ग टर्म नेचर का। मैंने आपको टैक्स रेट्स भी बता रहे थे। आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे एग्जेम्पशंस के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये एग्जेम्पशन को किस तरीके से अवेल किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जेम्पशंस। सबसे पहले इस चैप्टर की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे दो तरीके के एग्जेम्पशंस आएंगे। वो सबसे पहले कवर करेंगे सेक्शन 10 के अंदर। तो हम सबसे पहले सेक्शन 10 के एग्जेम्पशंस को डिस्कस करते हैं। क्या है वो एग्जेम्पशंस, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, द फॉलोइंग आर द एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10. What are they? They are number 1, exemption of capital gain on transfer of unit scheme 1964. बहुत ध्यान से समझेगा। यानी कि अगर आपने किसी ऐसे यूनिट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि यूनिट स्कीम 1964 में रजिस्टर्ड है, स्पेसिफिकली इसमें अगर ऐसा कोई है तब उस केस में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर लोगे अंडर सेक्शन 1033, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। दूसरी तरफ सेकेंड जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है सेक्शन 1037 की। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि कंपल्सरी एक्विजिशन अगर होता है तो उसको भी हम लोग क्या मानते हैं? उसको भी हम लोग ट्रांसफर मानते हैं। अब आप सोचो कि किसी की जमीन है, सरकार ने जबरदस्ती हड़प ली, तो इसका मतलब क्या है कि उसको क्या कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा? बशर्ते बिल्कुल बकायदा उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। हम उसको कंसिडरेशन पे करेंगे, सरकार बकायदा उसको पेमेंट करेगी कि भैया हम तुमसे मानते हैं कि ये ज़मीन हम तुमसे ज़बरदस्ती एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन उसके बिहार पे हम आपको पैसा देंगे। अब मान लो मैंने उसको पैसा भी दिया, उस पैसे में उसको अगर मान लो कैपिटल गेन आ रहा है और उस गेन के ऊपर उससे अगर सरकार टैक्स भी मांगेगी तो कितनी हार्डशिप होगी, कितनी गलत बात होगी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड की अंडर सेक्शन 1037 में। क्या बोलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। याद करो, जब मैंने आपको कैपिटल एसेट बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड होते हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं, वो क्योंकि कैपिटल एसेट ही नहीं है। भैया रूरल की तो बात ही खत्म हो गई।
Exemption of capital gain on compulsory acquisition of agricultural land situated in specified urban limits. तो रूरल को मैंने आपको बताया कि वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन यही जब मैं अर्बन की बात करता हूँ तो अर्बन हमारा कैपिटल एसेट का पार्ट बनता है। अब क्योंकि वो कैपिटल एसेट का पार्ट बनता है और उसको ट्रांसफ़र करने पर अगर गेन होगा तो हमें कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा, बट अंडर सेक्शन 1037 हमको गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दे दी कि देयर इज़ नो नीड टू पे टैक्स इफ़ that land has been compulsorily acquired by government. ध्यान से देखिएगा, with a view to mitigate the hardship faced by the farmers whose agricultural land situated in specified urban limits have been compulsorily acquired, clause 37 of section 10 exempts the capital gain arising to an individual or a Hindu undivided family for transfer of agricultural land by way of compulsory acquisition. Such exemption is available where the compensation or the enhanced compensation or consideration as the case may be is received on or after such and such date. यानी कि जो डेट आपको बताई गई है वो डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2004। 1 अप्रैल 2004 के बाद अगर आपको कोई भी कंपनसेशन मिला हो, आपको कोई भी इनहेंस्ड कंपनसेशन, अब ये इनहेंस्ड कंपनसेशन क्या होता है? इनहेंस कंपनसेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा कि ज़मीन की कीमत होनी चाहिए 10 लाख रुपए और उन्होंने आपको 10 लाख रुपए पे कर दिया। आपको एज एन ओनर आपको लगता है नहीं यार ये तो गवर्नमेंट ने गलत किया है, 10 लाख थोड़ी नहीं है, मेरी ज़मीन की कीमत तो 15 लाख रुपए है। हमने क्लेम कर दिया कि भैया देखो ऐसा है कि सरकार ने हमारे साथ जाती की है, मुझे केवल 10 लाख दिया है जबकि मुझे 15 लाख देने चाहिए थे। मैंने कोर्ट में जाकर के केस किया, कोर्ट में मेरी सुनवाई हुई, कोर्ट ने भी माना कि हाँ सरकार ने ये गलत किया है, जहाँ पे 15 लाख देने चाहिए थे वहाँ पे इस फार्मर को केवल 10 लाख रुपए दिए गए। तो गवर्नमेंट वो जो 5 लाख रुपए कम दिए थे वो आपको दे देगी, जिसको बोलेंगे इनहेंस्ड कंपनसेशन, भैया बढ़ा करके दिया गया कंपनसेशन। ठीक है, फिर द एग्जेम्पशन इज अवेलेबल ओनली व्हेन सच लैंड हैज़ बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर purpose during the preceding 2 years immediately preceding the date of transfer by such individual or a parent of his or by such HUF। देखो ये बात बहुत क्लैरिफाई कर दी गई है। ये जो एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है वो किस पे मिल रहा है? एग्रीकल्चर लैंड पे मिल रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे मिल रहा है, स्पेसिफाइड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पे मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या बात उन्होंने कह दी कि अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो एग्रीकल्चर लैंड तभी मानी जाएगी जब आपने उसमें एग्रीकल्चर किया हो कम से कम 2 साल तक। मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं, मेरे फोर फादर्स ने भी अगर किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी अगर किया है तो भी मान लिया जाएगा कि हाँ इस पे एग्रीकल्चर लैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड है। भाई मेरे पापा ने किया, फिर इसके बाद काम छोड़ दिया, वो ज़मीन वैसे की वैसे ही पड़ी रही, कोई बात नहीं, अगर वो कंपल्सरी एक्वायर्ड होगी तो आपको उस पर गेन का बेनिफिट मिलेगा, आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास से मैं स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा फॉर अलग अलग एग्जेम्पशंस। So thank you for this class and have a nice day.